आप एक बार झुकेंगे, 2 बार झुकेंगे, मैं तो 100 बार झुका हूं उनके आगे। वो इंडिपेंडेंट थे, भाजपा का समर्थन कर देते। चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं मिलना, बेइज्जत करना, तो आप ये कह रहे हैं बड़ा आरोप है। खरीदने के लिए तो इन्होंने ऑफर दिए। आपने अटैचियां भरी, इससे बढ़िया और टाइम क्या हो सकता है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कई तरह के प्रलोभन दिए गए, पैसा देंगे, कईयों को बोला मंत्री बनाएंगे। और आप सरगना है खनन माफिया। मुख्यमंत्री जी ने अपने सगे रिश्तेदारों की जो लीज है, जो ब्यास बेसन पे थी, उसको अटैच कर दिया गया उस क्रशर के साथ। तो उनके सगे संबंधी हैं जिनको उन्होंने ये फायदा पहुंचाना था। 100 करोड़ के टेंडर लेने की बात की जा रही। जो पैसा मुझे गवर्नमेंट की तरफ से आएगा वो 1-1 रुपया जो है वो लोगों की सेवा में जाएगा। खरीद फरोख्त आपकी हुई है। राजनीति में आप आए हैं तो अपने लिए थोड़े ना आए हैं, लोगों के लिए आए हैं। और सरकार इनकी इस समय हर चप्पे चप्पे पे पुलिस CID इन्होंने लगाई है। जनता नाराज है इस बात को लेकर। तो अपने संविधान की शपथ ली है, ना कि मुख्यमंत्री की शपथ ली है। सबका उद्देश्य एक ही है कि ये सीट हमने जीतनी है। आपने बागी होकर दुश्मनी मोल ले ली। ऐसी क्या नौबत पड़ गई मुख्यमंत्री जी को कि मार्च महीने में उन्होंने माइनिंग पॉलिसी जो है, खनन नीति को बदल दिया गया। राज्यसभा चुनाव के बाद हमारी फैमिलीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। इनके केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बुलाया था। केवल आरोप लगाना, लेकिन उसको सिद्ध करना, मैं तो फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ। 1 महीना आप हिमाचल से बाहर रहे। प्रशासन जो है वो तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। कि आपने अपना पॉलिटिकल करियर रिस्क में डाल दिया। मन में ये इच्छा है कि लोगों की सेवा करनी है, इसी भाव से चलें। जो टिकटार्थी हैं वो किस तरह से आपके साथ चल रहे हैं? जो पैसा मुझे गवर्नमेंट की तरफ से आएगा वो 1-1 रुपया जो है वो लोगों की सेवा में जाएगा। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की बेला एक बार फिर जोरों शोरों पर है और सबसे बड़ी हॉट सीट इस समय पर बनी हुई है हमीरपुर की। हमीरपुर की हॉट सीट इसलिए सबसे बड़ी बनी हुई है क्योंकि यहां पर सीधा मुकाबला होने जा रहा है CM सुक्खू वर्सेस आशीष शर्मा जी के बीच में। CM सुक्खू ने बड़े इल्जाम, बड़े आरोप आशीष जी पर लगाए हैं। खनन माफियाओं का सरगना कहा है, टेंडर्स को लेकर बातें हुई हैं, बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई है। और क्यों यहां पर आशीष जी ने इस्तीफा दे दिया, क्यों ये दूसरी पार्टी का समर्थन इन्होंने नहीं किया, इन सभी पॉइंट्स पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बेबाकी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष शर्मा जी मौजूद है। आपका लाइव टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो पूर्व विधायक हैं आप और पहली मर्तबा आपको इंडिपेंडेंट जनता ने विधानसभा भेजा। 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल रहा, उसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। अब जनता के बीच में जा रहे हैं इस्तीफा देने के बाद। क्या कह रही है जनता, किस तरह का रिस्पांस? बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में और जनता के बीच में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। और जब से चुनाव घोषित हुआ है लगातार जनता के बीच में, उससे पहले भी जनता के बीच में ही रहते हैं, तो लोगों में उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले से बड़े मार्जिन से इस बार जो है वो जीत होगी। आशीष जी, आपको नहीं लगता कि कुछ वर्ग या कुछ जनता नाराज़ है इस बात को लेकर कि हमने वोट दिया, जितवाया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने 1 साल के अंदर अंदर जो है वो इस्तीफा दे दिया? देखिए, इसके कई कारण हैं इस्तीफा देने के। क्योंकि जब इतनी बड़ी लड़ाई अगर लड़ी है तो ये कोई जिसे कहते हैं इंस्टिंक्ट फैसला नहीं है कि एकदम से लिया गया फैसला है। हमने राज्यसभा का वोटिंग की और उसके बाद ये सब प्रकरण जो है वो हुआ। इसके पीछे पूरे लंबी 11-12 महीने की, लगभग 1 साल की ये जो है सारा का सारा जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का व्यवहार रहा है अपने क्षेत्र के लिए, हमारे लिए, ये सब कई कारण रहे हैं। जब मिलने जाना तो काम के लिए मना करना, या मुलाकात के लिए समय नहीं देना, चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं मिलना, बेइज्जत करना, 4-4 दिन शिमला में बिठाए रखना और फिर बोलना कि आपसे मैं मुलाकात अभी भी नहीं कर सकता हूँ, 3 महीने बाद आप आइए। इस तरह का व्यवहार किया गया। और यहाँ के लोग आत्मसम्मान के, हम लोग भी आत्मसम्मान के भूखे हैं और शायद हिमाचल का हर व्यक्ति जो है वो स्वाभिमानी है और आत्मसम्मान के लिए जीता है। और जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया, फिर उसके बाद वो परिस्थितियाँ वैसी बनती गई। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि राज्यसभा चुनाव आया, उसके बाद जो भी है वो आपके समक्ष है सारा। शर्मा जी, मुझे याद वो रैली आज आ रही है जब गांधी चौक में आप भी थे और सुक्खू जी भी वहाँ पर थे। वो जो प्यार उस समय पर उमड़ रहा था वो क्या था? देखिए, जब मैं इंडिपेंडेंट विधायक चुना गया और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जब हमीरपुर जिले से जो बिलोंग करते हैं, जो इस पद पे बैठे, मेरा दायित्व बनता था, लोगों की जैसी भावनाएं वैसे ही हमें चलना पड़ता है। मेरा दायित्व बनता था क्योंकि मैंने लोगों के काम करवाने थे और मुख्यमंत्री जी के साथ समन्वय बिठाने के लिए
उनके, और उस समय दिल से था, कोई वैसे नहीं था कि हम उनके साथ नहीं हैं। मैंने बहुत बढ़िया भव्य कार्यक्रम करवाया और उनका स्वागत किया यहाँ पे, और हमें भी उत्साह था कि जिले से मुख्यमंत्री मिले हैं। छोटा सा हमारा जिला है, 5 कंस्टिट्यूंसीज हैं, और लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनके जो आसपास के लोग हैं वो कितने नेगेटिव लोग हैं, क्या उनको वो हर समय नेगेटिविटी से भर देते हैं। अगर मैं यहाँ से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ तो मेरे बारे में उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, धीरे धीरे उन्होंने दूरियां बनाना शुरू कर दी। कितने महीनों बाद ये दूरियां बनना शुरू हुई? करीब 4 महीने बाद। गवर्नमेंट दिसंबर में फॉर्म हुई, जनवरी में मैंने प्रोग्राम करवाया था, और अप्रैल 2023 में जो है, अप्रैल के बाद जो है उन्होंने धीरे धीरे मेरे से मिलना भी बंद कर दिया। और इवन 11 महीने में मुझे समय तक नहीं दिया गया मिलने का, फरवरी 2024 तक। विधायक को आप ये कह रहे हैं, बड़ा आरोप है ये, बड़ा, कि विधायक को समय नहीं दिया गया समय। मैं हर मंच से ये बात बोलता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि समय नहीं दिया गया। एक बार जब उन्होंने मुझे ये बात बोली कि आप 3 महीने बाद 12 तारीख को आइए, तो मैंने जब डेट चेक की 12 तारीख, तो वो 12 तारीख की दिवाली थी। अच्छा। जब उस समय वो मेरे ख्याल से उस समय एडमिट भी रहे वो एम्स में, और उस दिवाली से एक दिन पहले ही वापस आए थे। तो मैंने कहा अब दिवाली पे भी कहाँ मिलना होगा, दिवाली पे तो नहीं मुलाकात हो पाई। और ये इस तरह का व्यवहार किया गया, नहीं तो हमें किसी को कैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है कि 1.5 वर्षों के बीच में, जब पहली बार मैं चुना गया हूँ फिर से मैं इलेक्शन में आ जाऊँ। हमें भी पता है, मेहनत की है हमने, एक एक घर में खुद जाके पोस्टर लगा के आया हूँ, पूरा विधानसभा क्षेत्र मैंने पैदल घूमा है जब चुनाव लड़ा था। तो मेहनत की है, कोई इस तरह से थोड़ी ना राजनीति में आ गए हैं कि वोट ऐसे थोड़ा डल जाते हैं, और वोट दिल से डलते हैं। और अगर फैसला लिया गया है, हमीरपुर के लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए लिया गया है। जब काम नहीं, मतलब पूछा आपने जनता से पहले? जो मेरे समर्थक थे, हर किसी से तो आप पूछ नहीं सकते हो। 75,000 लोगों का ये विधानसभा क्षेत्र है, 1 लाख लोग लगभग रहते हैं, तो हर किसी से जो समर्थक होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। और समर्थकों को यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है ये, और जिस समय मैंने इस्तीफा दिया, मैंने लोगों से पूछा अपनों से कि इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो लोग खुश थे, उस समय खुश थे कि नहीं ठीक है, अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैंने फैसला लिया। और इससे पहले भी जब 22 का चुनाव लड़ा, तो भी मैंने, जब कांग्रेस पार्टी मैंने 31 घंटे के लिए ज्वाइन की थी, जब इनके केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बुलाया था, वो भी मैंने लोगों के कहने पे किया था जो मेरे समर्थक थे। क्योंकि जब पहला चुनाव था, पहले बीजेपी से कोशिश किया आपने? मैं जब चुनाव लड़ा तो स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई चाहता है कि टिकट मिले, किसी न किसी परिवार में आप जाएं। और जब पहली बार हमारे जैसा सामान्य परिवार से लड़का अगर कोई आता है, तो जो साथ में समर्थक होते हैं वो डरते भी हैं कि कहीं हम लूज ना कर जाएं। तो मुझे जब कांग्रेस पार्टी ने अप्रोच किया कि आप आइए और आपको जो है वो राष्ट्रीय पार्टी से हम टिकट देते हैं, तो मैंने अपने समर्थकों से पूछा। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको टिकट देती है पार्टी तो आप ज्वाइन कीजिए। उनके बोलने पे मैं दिल्ली गया, मैंने वहाँ पे ज्वाइन की। यहाँ पे नॉमिनेशन पार्टी से भरा मैंने, लेकिन उस समय की परिस्थितियां आपको भली भांति पता है, तो उस समय भी षड्यंत्र रचे गए। मैंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं अब जो है टिकट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। तो वो सब भी लोगों के कहने पे किया है। राजनीति में आप आए हैं तो अपने लिए थोड़ी ना आए हैं, लोगों के लिए आए हैं, और हम सेवा भाव से आए, कोई अपने स्वार्थ के लिए आए नहीं है, ना हमें जरूरत थी कोई राजनीति में आने की। ये तो लोगों का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे समझा कि नहीं, और विश्वास जताया कि मैं शायद उनके सुख दुख में और कहीं ना कहीं गरीब कल्याण में कुछ ना कुछ जो छोटी सी आहुति है इस समाज में थोड़ा सा ठीक करने के लिए वो कर सकूं। शर्मा जी, आप पर आरोप इतने गंभीर है कि आपने अटैचियां भरी, 1 महीना आप हिमाचल से बाहर रहे, वो क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि इन सभी बागी विधायकों ने अपनी अपनी अटैचियां भरी है। इस पर आपका क्या कहना है? खरीद फरोख्त आपकी हुई है? आपको देखिए, बड़े जिसे कहते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी अभी 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से ज़्यादा इस प्रकरण को हो गया है, और हर मंच से इन्होंने पूरे जो 6 उपचुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, हर मंच से इन्होंने ये बात बोली कि इन्होंने टैचियाँ ली हैं, पैसा लिया है, और मैं तथ्य पेश करूंगा, सबूत दूंगा। तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते? और मैं तो समझता हूं कि जब ये विधानसभा चुनाव मेरा चला है, इससे बढ़िया और टाइम क्या हो सकता है सबूत पेश करने का? क्यों नहीं? सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, अगर हमने कुछ लेन देन किया है तो वो लोगों के समक्ष रखें सब बातों को। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं, अगर रखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो तब रखेंगे अगर कुछ किया होगा। हमने अपनी स्वेच्छा के साथ ये फैसले लिए हैं और जनहित में फैसले लिए हैं, इस स्टेट को बचाने के लिए फैसले लिए गए हैं।
आशीष जी, आपको सीएम सुक्खू ने खनन माफियाओं का सरगना कहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है कि आपने माफिया राज हमीरपुर में फैलाया हुआ है और आप सरगना है खनन माफिया। देखिए 2009 में मैं इंजीनियरिंग करके आया था जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट से। 2010 में मैंने अपना कारोबार शुरू किया जी। और जहाँ पे ईश्वर की जैसी डायरेक्शन थी उस हिसाब से जो मेरे को फील्ड मिली मैंने काम शुरू किया। मैंने क्रशर का काम शुरू किया और प्रॉपर परमिशंस लेके जो है वो काम किया गया। और जब कोई पहली दफ़ा क्रशर लगाता है या जब इस तरह की इंडस्ट्री में आता है तो शायद उसको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। किस तरह से वहाँ पे आपने लैंड परचेज करनी है, कई कमेटी से आपने अप्रूवल लेना है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेनी है, वो सब मैंने एक पीएन से लेके मंत्री तक से फाइलें मैंने खुद वहाँ पे खड़े होकर करवाई हैं, मेहनत की है हमने। और उसके बाद अपना कारोबार स्थापित किया हमने। कॉन्ट्रैक्टरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर करवाई, धीरे धीरे काम किया। आज स्थिति ये है कि हमीरपुर की जनता और सब जानती है, कोई मैंने एमएलए बनने के बाद क्रशर नहीं लगाए हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, यहाँ के लोगों ने मुझे बढ़ते हुए देखा है, यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हुए देखा है। और जब मैंने जो भी यहाँ की जनता है वो भली भांति मेरा चरित्र जानती है कि मैं किस नेचर का व्यक्ति हूँ। रही बात ये आरोप लगाने की माफिया है, ये है वो है, आप मुझे एक बात बताइए कि 2022 में जब सरकार बनी दिसंबर में, ऐसी क्या नौबत पड़ गई मुख्यमंत्री जी को कि मार्च महीने में उन्होंने माइनिंग पॉलिसी जो है, खनन नीति को बदल दिया गया। वो किसके लिए बदल दिया गया? इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि जब मैंने खनन नीति को बदला उसके बाद 2-3 जो विधायक है उनमें कुलबुलाहट हुई और फिर वो छिटकने लगे। खनन नीति में उन्होंने क्या बदला, आपको ये भी तो पढ़ना चाहिए ना। उसमें क्या बदलाव हुए हैं? उसमें वो बदलाव हुए हैं जो कभी होने नहीं चाहिए थे। ब्यास बेसिन पर, ब्यास बेसिन पे एक जो लीज है जो उनके परिवार की है, जो नदौन में है, उस लीज को अटैच किया गया कैप्टिव स्टोन क्रशर के साथ। कैप्टिव यूज का स्टोन मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। कैप्टिव क्रशर का मतलब होता है कि अगर कोई रोड का 4 लेन का या डबल लेन का काम चला है और उस कंपनी को परमिशन मिलती है कि आप जो मटेरियल वहां से कटिंग का निकलेगा वो वहां से क्रश करके उसी रोड में लगाएंगे, ये होता है कैप्टिव यूज का मतलब। यहाँ पे क्या किया गया, 4 लेन का जो काम चला हुआ है, जो ज्वालाजी टू हमीरपुर चला है, जो ज्वालाजी से लेके चीलबाल तक ये नदौन कंस्टिट्यूंसी में एरिया मैक्सिमम पड़ता है, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने सगे रिश्तेदारों की जो लीज है जो ब्यास बेसिन पे थी उसको अटैच कर दिया गया उस क्रशर के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ है आज दिन तक। ये चेंजेस हुए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति को केवल वो फायदा पहुंचाना था, वो उनके जो परिवार से संबंध रखते हैं, उनके सगे संबंधी हैं जिनको उन्होंने ये फायदा पहुंचाना था। पर क्या आपको उस फैसले से दिक्कत हुई? हमें क्या प्रॉब्लम थी? हम तो कोई कैप्टिव यूज का, मेरे पास कोई क्रशर की किसी की परमिशन नहीं थी। मेरा तो जो प्रॉपर चैनल है, पहले से ही लगे हुए क्रशर हैं, प्रॉपर परमिशंस ली गई हैं, लीज प्रॉपर है। लेकिन इन लोगों की मानसिकता ये थी कि मोनोपोलाइज करना है सिस्टम को। जब आपदा आई तो ब्यास बेसिन के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सारी रिवर्स, वो सारी की सारी उन पे बैन लगा दिया गया। और कहाँ बैन लगाया गया? केवल कांगड़ा और हमीरपुर में। कांगड़ा और हमीरपुर में जहाँ पे उतना नुकसान नहीं हुआ वहां पे बैन लगा दिया गया। किस लिए बैन लगा दिया गया? जब सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को रेता बजरी की थी, जब लोगों के मकान गिर गए, डंगे गिर गए और कई तरह का नुकसान हुआ, तो तब लोगों को यहाँ पे जो 10,000 की गाड़ी आती थी वो 20,000 की पड़ी, जो 15,000 की आती थी वो 30 की पड़ी। और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से उस समय बात की और मेरे साथ विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी ने भी बात की कि इस तरह का फैसला आप मत लीजिए, लेकिन वो सुनते नहीं है। उन्होंने नहीं सुनी उस समय भी। 4 महीने तक केवल एक लीज चली, वो उनके सगे संबंधी की चली। क्यों वो ऐसा किया गया? क्यों मोनोपोलाइज करने की कोशिश की गई कि सिर्फ जो उनका परिवार के हैं वो कमाएं, बाकी के सारे जो लोग हैं वो भूखे मर जाएं? ये तो मंशा आप उनसे भी पूछिए ना कि इस तरह का अगर केवल आरोप लगाना लेकिन उसको सिद्ध करना। मैं तो फैक्ट्स के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये सच्चाई है और सारी जनता जानती है कि ऐसा हुआ है। यहाँ पे मनरेगा के काम बंद थे, पीडब्ल्यूडी के काम बंद थे, आईपीएस के काम बंद थे, 4 महीने तक बंद रहे। जब यहाँ से बीडीओ लेवल से, डीसी लेवल से, सारे दोनों जिलों से रिपोर्ट्स गई कि हमारा जो यहाँ पे है सारे काम बंद हो चुके हैं, तो मुख्यमंत्री जी की आंखें खुली, कान खुले, फिर उन्होंने जो है इसको ओपन किया। सीएम सुक्खू ने एक और यहाँ पर बात कही है कि आशीष जी के व्यक्ति फ़ोन करके संपर्क करके कहते हैं कि वो तो पैसे बांटते हैं, और उन्होंने जनता से ये भी कहा है कि भाई पैसे भी ले लो
और वोट हमें दे दो, क्योंकि पैसे जनता की गाड़ी कमाई के हैं, जनता के टैक्सेस के हैं, खरीद फरोख्त के हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया, इतने ऊंचे पद पे वो बैठे हैं और उन्होंने ये बात बोली कि किसी ने मेरे घर में कोई काम करता है उसने फ़ोन करके बताया। जिस विधायक से मुख्यमंत्री जी 11 महीने से नहीं मिले, फ़ोन कभी उठाया नहीं, आपको लगता है कि वो किसी आम व्यक्ति का फ़ोन उठाएंगे? आपका फ़ोन नहीं उठाते थे? वो फ़ोन किसी का भी नहीं उठाते थे। अब उठाते होंगे। अब जब से ये सारा का सारा प्रकरण हुआ तब तो खैर विधायकों को उन्होंने सिक्योरिटी तक दे दी कि कहीं चले ना जाएं। पहले आप ये कह रहे हैं किसी विधायक का फ़ोन नहीं उठाते? किसी का भी नहीं उठाते थे। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का कि क्या, लेकिन जो हम लोग थे, हम लोगों का तो नहीं उठाते थे। मैसेज अगर करते थे उनको, कभी कभार, कभी अगर 100 मैसेजेस किए तो एक मैसेज का रिप्लाई आ जाता था। और कोई, क्योंकि फ़ोन उठाना नहीं तो हमारे पास एक विकल्प होता था कि उनको मैसेज कर दिया जाए, लेकिन वो भी उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हुआ ही नहीं कभी। तो ये जो बात हुई पैसे वाली, ये तो सरासर झूठ है। लोगों, यहाँ पे हमीरपुर की जनता पढ़ी लिखी जनता, किसको पैसे देने जाऊंगा? आप यहाँ पे बैग लेके निकलो, किसको दे दोगे आप पैसा? कौन ले लेगा आपसे पैसा? और सरकार इनकी है इस समय, हर चप्पे चप्पे पे पुलिस सीआईडी इन्होंने लगाई है। जहाँ पे नुक्कड़ सभा करते हैं वहाँ पे ये लोग सीआईडी पर पुलिस प्रशासन को भेज देते हैं उसके बाद, ताकि कि कौन आया था, कितने लोग आए थे, हर चीज़ को नोट करते हैं। इस तरह से तो ये चुनाव किया कुछ ऐसा, इस तरह से चला ही है चुनाव। आज की स्थिति ये है कि प्रशासन जो है वो तो केवल और केवल जैसे सरकार का काम कर रही है, वो एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे जो बाकी भी सीआईडी है, विजिलेंस है, सारे के सारे इसी तरह काम कर रहे हैं। चाहे यहाँ का चुनाव हो, चाहे धर्मशाला का चुनाव हो, सुजानपुर का चुनाव हो, बड़सर का चुनाव हो, हर जगह इस तरह काम किया गया है। ये तो सभी ने देखा है और यहाँ पे भी देख रही है जनता। जो लोग साथ में जुड़ रहे हैं, कोई अगर कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, कोई चने समोसे वाला है तो उसके भी सैंपल ले लिए जा रहे हैं। कोई अगर कारोबारी साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको नोटिस दे दिया जा रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट का। ये तो अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि आपने जो शपथ ली है, जब आप नौकरी पे जाते हैं तो आपने संविधान की शपथ ली है, ना कि मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की परिस्थितियां जो है अभी पूरे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में चली है। और किसी पैसे से कोई नहीं बिकता है, वोट दिल से आता है और लोग दिल से जुड़े होते हैं तभी वोट करते हैं। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर कुछ वर्गों का ये भी कहना है कि आशीष जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ अच्छा नहीं किया। हमीरपुर के मुख्यमंत्री है, आप हमीरपुर सदर के विधायक हैं, कहाँ तो आपको मुख्यमंत्री जी से दोस्ती बना करके रखनी चाहिए थी, आपने बागी होकर दुश्मनी मोल ले ली और इसका नुकसान जो है वो यहाँ की जनता को। देखिए, अपनी शांति कौन भंग करना चाहता है जीवन की? कौन सरकार के साथ टक्कर या पंगा लेना चाहता है? लेकिन हम कोई तनख्वाह या यहाँ पे समय व्यतीत करने के लिए नहीं राजनीति में आए हैं कि अपना आप 2 लाख रुपए आपको खाते में महीने का आ रहा है, टीएडीए में लाके आप आराम करिए, शिमला में फ्लैट में रहिए। हम लोग राजनीति में आए हैं तो लोगों की सेवा के लिए आए हैं और संपन्न होके इसके बाद इस राजनीति में उतरे हैं ताकि लोगों की सेवा कर सकें। पूरे अपने लगभग कोविड टाइम से मैं चला हूँ लगातार फील्ड में। महीने में कोई ऐसा दिन नहीं होता जब लोगों के बीच में नहीं होते हैं। हर सुख दुख में पहुंचते हैं। जब खड़े होना पड़ता है किसी गरीब व्यक्ति के लिए, हमेशा खड़े रहते हैं। 42 बच्चियां हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और केवल मेरी बहनें विधवा जो हैं वहाँ पे, उनके किसी की 1 बच्ची है, 2 बच्ची हैं, तो उनको सुकन्या के तहत मैंने पिछले 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख रुपए डलवाया है ताकि वो बच्ची जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी अपने खाते से, हाँ जी सर, जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उस बच्ची को जो है वो लगभग 6 लाख रुपया मिलेगा। वो चाहे पढ़ाई के ऊपर वो पैसा लगाए या वो अपनी शादी के ऊपर पैसा लगाए। जो मेरे को सैलरी आती है 2,10,000 रुपया, क्योंकि पिछली जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो ये मुद्दा क्या, ये मैंने वहाँ पे घोषणा की हुई है कि जो पैसा मुझे गवर्नमेंट की तरफ से आएगा वो 1-1 रुपया जो है वो लोगों की सेवा में जाएगा। आपको मैं अपनी बैंक अकाउंट बैलेंस शीट दे दूंगा, आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि आशीष शर्मा ने उससे कितने पैसे लिए हैं। जो भी 33-34 लाख रुपए मुझे 15-16 महीने में मिले हैं, 1-1 रुपया गरीब कल्याण में गया, बाय चेक गया है और बाय चेक या बाय अकाउंट ट्रांसफर गया है, कोई कैश विड्रॉ नहीं हुआ है उससे। तो ये जो जिस तरह की अभी राजनीति चली है, हम तो पहली बार राजनीति में आए हैं और हमें क्या पता किस तरह का भी स्तर नीचे गिर सकता है। और मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने हर समन्वय बनाने की कोशिश की है। अब अगर कोई व्यक्ति आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता हो, आप 1 बार झुकेंगे, 2 बार झुकेंगे, मैं तो 100 बार झुका हूं उनके आगे।
कि महाराज माफ़ करिए अगर कोई गलती हो गई है और कृपा करके हमारे इलाके के ये काम है इनको कीजिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको मुंह ही नहीं लगाना चाहे तो आप उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई विकल्प नहीं रहता है आपके पास। और शायद जितना धैर्य मैंने रखा होगा इतने दिन प्रताड़ना सही है, फिर भी पेशेंसली मैंने बड़े कामली उनसे हर समय मैंने कोशिश की मिलने की, लेकिन नहीं, उन्होंने चाहा कि किसी तरह भी वो मुझे साथ में लेके चलें। उनकी तरफ से छोटी सी भी पहल की होती तो शायद हम तो बच्चे थे राजनीति में, और जैसे उन्होंने चलाना था हमने चलना था। जैसे इंडिपेंडेंट थे, कल को कांग्रेस पार्टी से आशीर्वाद देते अगर हमें चलाते तो, और इससे बढ़िया समय क्या हो सकता था। 4 विधायक कांग्रेस के, 1 इंडिपेंडेंट इस जिले में था। और अगर पॉलिटिकल समझ उस तरीके की होती तो मैं समझता है कि आने वाले समय में 5 की 5 सीट यहाँ की कांग्रेस की आती। क्या 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 कमी रह गई, वो तो उनको भी अपना आत्म मंथन करना चाहिए। जिले के 3 लोग चले गए, 2 कांग्रेस पार्टी के, 1 इंडिपेंडेंट चला गया। किसको जरूरत होती है सब करने की? ये तो उनमें खुद गलतियां हैं, बहुत गलतियां, और उनको अभी भी मैं समझता हूँ अगर व्यक्ति को गलती अगर जाने और आत्म मंथन करे तब भी व्यक्ति सुधार कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जी सर, आपने पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार आप अच्छे मार्जिन से जीते। लोगों का कहना है कि कुछ वर्ग का कि आपने थोड़ी ज़्यादा जल्दी कर दी और जल्दी में आपने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपना पॉलिटिकल करियर रिस्क में डाल दिया है? क्योंकि यदि ये वाला जो चुनाव है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, करो या मरो की स्थिति है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जल्दी कोई नहीं किया, मैंने अपना समय बचाया है। समय बहुत क्रूशियल होता है जी। टाइम की वैल्यू मैं जानता हूँ। पूरा दिन अगर लोगों में रहते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तो इतना मैं समझता हूँ कि एक दिन, और मेरा ये जो है समय जो मैंने लोगों की सेवा में लगाया है, ये मेरी युवावस्था का समय है, गोल्डन टाइम है जो लोगों की सेवा में लगाया है। और मैं समझता हूँ कि वो इसलिए लगाया क्योंकि एक मन में ये इच्छा है कि लोगों की सेवा करनी है, इसी भाव से चले हैं। अब ये जल्दी की है, जल्दी नहीं किया, बल्कि जल्दी ये हो गया तब बचे हैं। अगर 4 वर्ष 5 वर्ष शायद सरकार के साथ रहते तो मैं समझता कि हमारा तो विधानसभा क्षेत्र का भी बिल्कुल जिसे कहते हैं हालात ख़राब हो जाते, और हम लोगों को भी अगली बार लोगों के बीच में जाने में बहुत दिक्कत हो जाती। वहाँ पे किस तरह से हमने किन मुद्दों के ऊपर लोगों के बीच में जाना था, तो हम नहीं फेस कर पाते लोगों को। सर, ये तो रही जनता की बात। अब थोड़ा सा पार्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाजपा ने आपको अपनाया है और आपको टिकट दिया है। पहली मर्तबा आपने वैसे भाजपा से ट्राई किया था, फिर कांग्रेस की तरफ आपका जाना हुआ था, फिर अल्टीमेटली आप इंडिपेंडेंटली आए, चुनाव जीता। अब फिर से भाजपा ने आपको टिकट दिया है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो टिकटार्थी हैं, जो बहुत सी उम्मीदें लेकर के बैठे हैं। वो किस तरह से आपके साथ चल रहे हैं? चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या भीतरघात, या किस तरह की परिस्थितियां हैं, जरा इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनुशासन वाली पार्टी है, और जिस तरह से रिजनमेंट होती है जब शुरू में, जब इस तरह का कुछ घटनाक्रम होता है तो लोग जो कार्यकर्ता होते हैं, स्वाभाविक सी बात है वो होती है। लेकिन ये वार्तालाप हुआ है सभी में, जो भी अगर किसी में कोई किसी के मन में कोई ये बात थी, और पूर्ण विश्वास है अभी पूरी पार्टी साथ में, सारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, और सारे मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सबका उद्देश्य एक ही है कि ये सीट हमने जीतनी है और भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालनी है। तो ऐसी कोई अभी किसी के मन में ऐसा कोई मनमुटाव है नहीं, सभी लोग काम में लगे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और मैं भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे ये दायित्व दिया गया है, यहाँ पे टिकट दिया गया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ, और जो भी आगे भी जिम्मेदारियाँ पार्टी देगी उसको निभाया जाएगा। अनुराग ठाकुर जी पल पल आपके साथ चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या चीज़ें, क्या टेक्निक्स वो सिखा रहे हैं? देखिए, वो 5वीं बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं, और हमारे यहाँ से लोकप्रिय नेता हैं। पूरे क्षेत्र में उनका अपना एक रुतबा है, और आदरणीय धूमल जी हैं। आदरणीय धूमल जी का भी जो इस क्षेत्र के लिए जो उन्होंने काम किए हैं वो जनता नहीं भुला पाती है। जब 10 साल का उनका टेन्योर था मुख्यमंत्री के रूप में, तो हमीरपुर अलग बुलंदियों पे था उस समय, और उस चीज़ को देखते हुए हम भी मतलब जो उन्होंने कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य हैं। अनुराग ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में, और उनका आशीर्वाद जो है वो हमेशा मिला है।
और हमने भी पीछे लोकसभा चुनाव में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा काम किया हमने, उनके लिए काम किया है, दिन रात पार्टी के लिए काम किया। और अनुराग ठाकुर जी जैसे भी हमें गाइड करते हैं, आगे गाइडलाइंस देते हैं, वैसे हम कार्य करते हैं और उनके साथ उनको मजबूत कर रहे हैं यहाँ से, और बिल्कुल उनका आशीर्वाद साथ में है। आपका इस्तीफा लेट स्वीकार हुआ, इस बात का दुख है आपको? देखिए, दुख सिर्फ एक बात का है कि अगर ये चुनाव लोकसभा के साथ हो जाते तो शायद जो खर्चा अभी हो रहा है, जो जनता का पैसा है, वो इस तरह बर्बाद ना होता। क्योंकि सरकार चाहती तो वही 22 मैंने मार्च को इस्तीफा दिया था, सरकार चाहती तो इस्तीफा एक्सेप्ट कर सकते थे, 6 के साथ 3 के भी चुनाव करवा सकते थे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके लोग अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने थोपा है, चुनाव थोपा है, ये खर्चा थोपा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने के लिए बहुत माहिर है। सच्चाई लोगों के बीच में लाना हमारा कर्तव्य है। तो लोग लेकिन यहाँ पे हमीरपुर में पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि अगर इनका इस्तीफा पहले मंजूर किया होता तो शायद ये खर्चा भी लोगों का ना पड़ता। वैसे ही सरकार जो है आर्थिक बदहाली से जूझ रही है। अभी 16वें वित्त आयोग की जो मीटिंग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें बोला कि मैं कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा ले रहा हूँ। तो ये इस हालात में इन्होंने ये अभी जो चुनाव अगर ये पहले होते तो ये जनता का पैसा बच सकता था। जी आशीष जी, जनता को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है और वो इस बात का जवाब चाह रही है। वो ये चाह रही है कि सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि यदि इंडिपेंडेंट विधायकों को भाजपा का ही साथ देना होता तो वो इंडिपेंडेंट थे, भाजपा का समर्थन कर देते, इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, जब राज्यसभा की वोटिंग हुई, हाँ, और क्योंकि हम इंडिपेंडेंट विधायक थे और जिस हिसाब से लेकिन हमारे साथ जो व्यवहार किया गया, तो ना तो हम पक्ष के थे ना विपक्ष के थे। अगर विधायक पक्ष में हो तो या तो पावरफुल होता है, या विपक्ष में हो तब भी पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पीछे जो है पार्टी खड़ी होती है। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पीछे बैकिंग के लिए कोई नहीं? बैकिंग के लिए कोई नहीं था। हम 3 लोग थे, और हम लोगों ने जब ये देखा जिस तरह से हालात चले हुए हैं प्रदेश की राजनीति के, या तो ये तो बीच के रह गए थे या कहीं के ही नहीं रहे थे, ना तो आवाज बुलंदी के साथ उठा सकते थे, ना विरोध कर सकते थे। और जिस तरह से फिर जो परिस्थितियां आई कि जो राज्यसभा चुनाव के बाद हमारी फैमिलीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले तो प्रलोभन दिए गए कि वापस आ जाओ, क्योंकि जब 6 लोगों को निष्कासित किया था तो 34 रह गए थे कांग्रेस पार्टी के। तो इन्होंने पुरजोर लगाया कि 3 में से 1 भी टूट जाए, और आए तो कई तरह के प्रलोभन दिए गए, पैसा देंगे, कईयों को बोला मंत्री बनाएंगे। पैसा देने की बात हुई? बिल्कुल बात हुई है, आप होशियार सिंह जी से पूछ लीजिएगा। कोई ये बड़ी बात, ये मंच से खरीदने की बात हुई? खरीदने के लिए तो इन्होंने ऑफर दिए थे। जो ये बोल रहे हैं कि पैसे से बिके, वो इन लोगों ने बोला था कि आप बताइए चाहिए क्या है, आप बोलिए क्या चाहते हैं आप, लेकिन एक भी आप में से आ जाइए। लेकिन वो हम लोग मजबूती के साथ खड़े थे, क्योंकि इज्जत मान सम्मान की बात थी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हालात चले हुए थे, हमें विश्वास ही नहीं था कि ये लोग जो है हमारे साथ आने वाले समय में अच्छा व्यवहार करेंगे या हमारे क्षेत्र के लिए कुछ विकास के काम करेंगे। हमें नहीं विश्वास रहा था। तो हमने जो है फिर ये फैसला भी लिया, और हम अपने फैसले से खुश भी हैं, और हमीरपुर की जनता भी इस फैसले से खुश है। सर, 100 करोड़ के टेंडर लेने की बात की जा रही है, इसकी क्या सत्यता है? इस पर जरा थोड़ा सा बताइए कि आशीष शर्मा जी कमाल कर रहे हैं। देखिए, आशीष शर्मा तो अभी 2022 में चुन के आया है, और ठेकेदारी बड़े पहले से कर रहे हैं। जो फर्म है वो पहले से रजिस्टर्ड है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, या ये सरकार कर रही है, कि ये बोलना कि 100 करोड़ रुपए के टेंडर लिए जाते हैं और उसके लिए मेरे से फ़ोन करवाए जाते हैं। आज की स्थिति ये है कि 1 लाख से ऊपर कोई भी टेंडर होता है वो ऑनलाइन होता है। 100 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। आज आप यहाँ से चाहे बॉम्बे टेंडर डाल दीजिए, और बॉम्बे वाला यहाँ पे भी टेंडर डाल सकता है। कोई किसी को टेंडर नहीं दिलवा सकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो। अगर मुझे नहीं पता कि अगर किसी और को इन्होंने किसी तरह मैनेज किया हो, अगर ये दिलवा देते हो, क्योंकि इस सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चला हुआ है, चरम सीमा पे है, तो अगर इन्होंने किसी और के लिए मैनेजमेंट की हो तो मुझे नहीं पता कि इस तरह से हो जाता है। लेकिन मेरे जो कैरियर में मैंने अभी तक देखा है कि यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट नहीं हो सकती है। ऑनलाइन टेंडर डलता है, जो सबसे विलो होता है उसको वो टेंडर मिलता है। तो ये तो झूठे और पढ़े लिखे लोग जो ये जानते हैं। अब ये अलग बात है कि भाषण में आपने कुछ भी बोल दिया मंच से कि ये बिक गए हैं, ये 100 करोड़ के टेंडर ले लिए हैं, ये सिर्फ, लेकिन वो भाषण की बात है। जो तथ्य हैं वो नहीं लोगों के समक्ष रख सकते हैं। आशीष जी, मेरा लास्ट प्रश्न अब आपसे एक यहाँ पर ये रहेगा। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि जनता क्यों
इंडिपेंडेंट विधायकों को जितवाएगी, क्या फ़ायदा है? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट विधायक है वो अब मुझसे आंखें मिलाने लायक भी नहीं है, और कैसे वो जनता का काम कराएंगे, विपक्ष में बैठ के क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे कर्म इतने बुरे नहीं हैं कि हम किसी से आंखें ना मिला पाए। इतना तो जीवन में अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं कि किसी से आंखें चुरानी पड़े। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से ये बयान दिया कि आंखें नहीं मिला पाएंगे हम लोगों के। अब वो भाषण में ही कहते हैं। बाकी रही बात काम की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आदरणीय नड्डा जी यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री हैं, एमपी साहब हमारे यहाँ से हैं, और हर्ष महाजन जी को भी हमने वोटिंग की है। तो वो जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे काम, अगर जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं यहाँ पे हमीरपुर, अगर मैं पंचायतों की बात करूँ, जो पंचायत लेवल के काम है, किसी तरह भी पैसे की कमी नहीं आएगी। मुझे भी विधायक निधि मिलेगी, पीछे से बैकिंग पार्टी की है। तो मैं समझता हूँ, और रही बात, इनसे ट्रांसफर नहीं होंगी और क्या काम हो सकता है। तो ट्रांसफरों के कोई पैसे तो हमने खाने नहीं है। अब इनके जो लोग हैं उन्होंने पहले भी यहाँ पे हमीरपुर के लोगों को लूटा है। जब उनको यहाँ पे पावर सेंटर बनाया गया, कुछ लोगों ने जिनको सत्ता में जो है पावर्स दी गई यहाँ पे, वो भली भांति सारी जनता जानती है हमीरपुर के किस तरह से उन लोगों ने काम करवाए हैं, पैसे लेके काम करवाए गए हैं। तो हमने तो जीवन में अभी तक राजनीति में आए हैं तो हमने तो एक किसी से चाय की प्याली नहीं पी है। तो हम तो ईमानदारी के साथ चले हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता सब जानती है, जनता देखती भी है, और जनता सब कुछ देख भी रही है कि किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से प्रताड़ना की जा रही है, FIR की जा रही हैं, और FIRs झूठी की जा रही हैं। उसके बाद जो है, अगर आप देखेंगे मेरे घर के बाहर किस तरह से इन्होंने JCB लगा के वो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह उखाड़ दिए हैं। तो ये तो बड़े नीच स्तर की राजनीति है सरकार द्वारा जो की जा रही है, और ऐसी राजनीति हमीरपुर की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। और इसका जवाब जो है वो 10 तारीख को वोट के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। जी, आशीष शर्मा जी, आपने बेबाकी से सारी बातें हमारे साथ कही, जिक्र किया। हमने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतना खुल करके बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे प्रश्न थोड़े मुश्किल थे, सीधे अटैकिंग थे, लेकिन आपने बड़ी बेबाकी से उनका जवाब दिया है। आपने लाइव टाइम्स टीवी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशीष शर्मा जी, जो कि पिछली मर्तबा इंडिपेंडेंट इन्होंने चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट ये चुनाव जीते थे। इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा है, इस्तीफा दिया, और अपने फैसले से ये खुश है, और कहना है इनका कि यहाँ की जनता इन्हें खूब प्रेम दे रही है, खूब प्यार दे रही है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेस्ट रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और इस खास पेशकश पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने।